हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यदि भारत में हिंदी साहित्य की बात की जाए और अगर भारतीयों से पूछा जाए कि कहानीकार या उपन्यासकार के रूप में यदि किसी एक व्यक्ति का वो नाम ले सकें तो 100 में से 99% भारतीय एक नाम जरूर लेंगे और वो नाम होगा मुंशी प्रेमचंद का। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की अगर बात की जाए तो शायद हम ये कह सकते हैं कि इतिहास ने और उस समय का जो भारत का समाज था शायद वो उनके साथ न्याय नहीं कर पाया। लेकिन आज जब उनके मृत्यु के इतने वर्षों बाद जब हम उनके साहित्य को देखते हैं और किस प्रकार से उन्होंने साहित्य रचा, उस उपन्यास या कहानियों की जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी वो कितनी सुदृढ़ थी कि आज भी जब हम उन उपन्यासों को, उन कहानियों को पढ़ते हैं तो आज भी वो हमें उद्वेलित करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों के यथार्थ और आदर्श के बीच के द्वंद्व की। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये मुंशी प्रेमचंद जी पे डिस्कशन होता है कि उनकी कहानियां यथार्थ के कितने करीब हैं और आदर्श के कितने करीब हैं। ये बहुत डिस्कशन होता है जब हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात करते हैं। तो आज उनके विभिन्न अवयवों की बात करेंगे और अगर आप हिंदी साहित्य में और खासकर कहानियों में रुचि रखते हैं तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं एक बार बताता चलूं कि इसके बाद हिंदी कहानियों से जुड़े कई विषयों पर आप उत्तर कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो बात की जाए अगर तो हितोपदेश, पंचतंत्र, अलादीन, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो न सिर्फ मनोरंजन के लिए हम अपने समाज में देखा करते थे, लोग पढ़ते थे, बल्कि बहुत सारी ऐसी कहानियां थी, जैसे हितोपदेश की बात कर ली जाए, पंचतंत्र की बात कर ली जाए, कुछ न कुछ सीख भी उसमें हमें मिलती थी। सीख थी कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ें, किन नियमों का पालन करें, किन गुणों को पालन करें, शील की बात करें, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें इनके द्वारा देखने को मिलती थी। और कुल मिला के मानव चरित्र के किसी एक पहलू पर प्रकाश डालने के लिए या कुछ विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए कहानियां लिखी जाती थी। ठीक है, और कहानियां लिखी जाती थी, इसका संदर्भ और व्यापक हो जाता है जब हमें, ठीक है, इसका संदर्भ और व्यापक हो जाता है जब हम 1850 के आसपास एक नए युग का सूत्रपात देखते हैं जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग की बात मैं क्यों कर रहा हूं? देखिए, जब हिंदी साहित्य में पद्य का इतिहास आप देखते हैं तो आपको पता है आदिकाल है, फिर भक्ति काल है, फिर रीति काल है, फिर आधुनिक काल है। और आधुनिक काल का जो पहला युग है वह है भारतेंदु युग। और ये भारतेंदु युग को बहुत ज्यादा श्रेय जाता है कि भारत में गद्य विधाएं जो होती हैं, जो गद्य विधा मैं कह रहा हूं, गद्य विधाएं जो होती हैं, जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, ठीक है, रिपोर्ट हो गया, ठीक है, एकांकी हो गया, नाटक हो गया, तो इस प्रकार की जो विधाएं हैं इनको आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनके भारत दुर्दशा नाटक पे हम एक वीडियो कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में जाके। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो एक बात बड़ी स्पेशल है कि यूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत श्रेय जाता है और निश्चित तौर पे हर श्रेय के वे हकदार हैं, लेकिन जब बात आती है मुंशी प्रेमचंद्र की तो उन्होंने कहानियों को, उपन्यासों को जो डेप्थ दी ना, जो जितने विस्तार से हृदय पटल पे उनकी कहानियां आके लगती हैं, शायद से बहुत कम ऐसे साहित्यकार हुए जिनकी कहानियों का इतना व्यापक असर देखने को मिलता है। तो आज हम उनकी कहानियों पे बात करेंगे और उनकी कहानियों से जुड़े और विषयों पे बात करेंगे। मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है, ठीक है, प्रतिज्ञा प्लस बैच 13 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह बैच प्रतिज्ञा का तीसरा बैच है और हिंदी साहित्य में मेरा 5वां बैच है। 13 सितंबर से यह बैच शुरू हो रहा है, दोपहर 1 बजे से कक्षाएं होंगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। मात्र 14,999 रुपए में आपको यह बैच मिल जाएगा। इस बैच की जो शुरुआत है वो बिहारी, यानी कि जो बिहारी लाल हैं उनकी बिहारी सतसई से होगी। और इस बैच के बारे में बताता चलूं कि हर बैच में जैसे होता है बिल्कुल हम न सिर्फ आपकी वर्तनी को शुद्ध कराते हैं, उत्तर लेखन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वाक्य से लेकर शब्द सौष्ठव तक और
हिंदी भाषा को देखने का आपका नजरिया बदलता है। सारे PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, टेस्ट सीरीज प्रॉपर होती है और कक्षा में एक ऐसा अटेम्प्ट मैं करता हूं कि हिंदी भाषा के रूप में आपकी इतने करीब हो जाए कि कल को आप उत्तर लेखन करें, चाहे वो GS का हो या वो निबंध लेखन हो, आप एक कंफर्ट फील कर सकें। तो प्रतिज्ञा जो बैच 2 है, प्रतिज्ञा प्लस जो बैच है, इससे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, आप इसको कॉम्बो बैच के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप इसको कॉम्बो बैच के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको अभी studiiq.com विजिट करना होगा। मैं बता दूं कि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो पूरी फीस आपकी क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। साथ ही ये मैं कॉम्बो बैच के साथ कर रहा हूं, साथ ही जो कॉम्बो बैच में जो GS की जो टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, जो GS की जो टेस्ट सीरीज होती है, अगर आप इस टेस्ट सीरीज में पार्ट करते हैं जो हर हफ्ते होती है, 33 हफ्तों तक चलेगी, इस हफ्ते इस टेस्ट सीरीज में अगर आप पार्ट करते हैं और अगर आप टॉप करते हैं तो आपको हर हफ्ते 11,000 रुपए का पारितोषिक मिलेगा, यानी 11,000 रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। आप सोचिए कितने ज्यादा ये हैं। तो इसके लिए आप देर न कीजिए, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे हिंदी साहित्य बैच से, ठीक है, हमारे P2I जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है उससे, और हमारे आप कॉम्बो बैच को भी ले सकते हैं। इन सभी बैचेस में, खासकर इन 2 बैचेस में ये दोनों चीजें अप्लाई हैं। हिंदी का जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है उसमें प्री क्लियर होने पे आपकी फीस वापस हो जाएगी, ये अप्लाई है। लेकिन जब आप GS के साथ लेंगे तो 11,000 रुपए हर हफ्ते का पारितोषिक भी आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज में नंबर 1 स्थान लाने में। बाकी 18 किताबों का सेट और बाकी चीजें भी है, मैं इसको समय के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि जब मानसरोवर में के प्राकथन में जब प्रेमचंद पहली बार लिखते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पे हो। मनोवैज्ञानिक सत्य से मतलब क्या है कि किसी कल्पना पे आधारित ना हो। अगर कोई कहानी मनोवैज्ञानिक सत्य पे आधारित है तो एक बार तो तय है कि वो उस मनोविज्ञान की बात करेगी जो हमारे आपके बीच कॉमन है, या अगर वो मनोवैज्ञानिक सत्य पे आधारित है और आप उसे पढ़ते हैं तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ऐसी कितनी ही हमने मूवीज को देखा, ऐसे कितनी ही हमने उपन्यासों को देखा, ठीक है, कि जहां पे जब हम पढ़ते हैं, जब मैं कहानी की बात करता हूं तो एक प्रेम पे मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे रेखा की जो कहानी है, जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, और जो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास है, उसमें कैसे मानवीय आवेगों का, मानवीय भावों का इस्तेमाल किया गया है और कैसे वो प्रभावित करती है। तो डीप में जाना है और प्रेम के बारे में समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कहानी पे बात किया जाए तो एक पॉइंट हमने यहां पे देखा कि मनोवैज्ञानिक सत्य पे आधारित होती है, ये खुद प्रेमचंद जी का कहना है। और इस बात से कोई दो राय नहीं कि प्रेमचंद जी जब खुद उपन्यास लिखा करते थे या जब उन्होंने कहानियां लिखी तो इतना करीब से वो उपन्यास गुजर जाता था कि जैसे हमारे आपके घर की कहानी हो, ठीक है। तो फिर अगर कहानी की बात उठती है तो प्रेमचंद जी का नाम आता है, और प्रेमचंद जी ने जो भोगा है, जो देखा है, उसे निष्कपटता के साथ शब्दों में साकार रूप दिया है। देखिए, 2 प्रकार की चीजें साहित्य में देखने को मिलती हैं। अब अगर कल्पना को साइड कर दिया जाए तो एक हमको दिखता है आदर्श और एक दिखता है यथार्थ, और यथार्थ में भी वो यथार्थ जो भोगा हुआ यथार्थ होता है। एक वो यथार्थ जो मैंने अपने किसी मित्र से, किसी बड़े से, किसी भाई से सुन लिया और मैंने उसे पिरो दिया। एक वो यथार्थ जो हमें खुद से, जो हमने खुद की जिंदगी में भोग के अपने अनुभव से सीखा है। तो 2 प्रकार के यथार्थ होते हैं। और इस अगर शब्द या इस वाक्य की बात की जाए तो प्रेमचंद जी के बहुतेरे उपन्यास वो ऐसे यथार्थ है। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने देखा कि जो साहित्य समाज है या जो आम समाज है वो उनकी कहानियों के आदर्शवाद पे क्वेश्चन करता है और उनको भी अपने जिंदगी में जब बहुत दुख भोगते हैं वो, तो वे भोगे हुए यथार्थ पे कहानियां लिखते हैं और वो इतनी मार्मिक होती हैं कि आप किसी भी जनरेशन के हों, अक्रॉस द जनरेशन उनकी कहानियां पसंद की जाती हैं। ठीक, उन्होंने रोमांस, अध्यात्म को अपनी कहानी में हावी नहीं होने दिया। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने इसकी बात नहीं की, पर उन्होंने इसको हावी नहीं होने दिया। ठीक है,
सत्य चित्रण के कारण ही उनका चित्रण प्रभावशाली बन पड़ा है। इसीलिए उपन्यास से साहित्य सेवा प्रारंभ करने वाले प्रेमचंद ने 1907 में कहानी लिखना आरंभ की। तो 1907 में उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया और उनकी जो शुरुआती कहानियां जमाना में छपती थी, अनमोल रत्न उर्दू में उन्होंने लिखी, उनकी पहली कहानी थी। और प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह क्या था? सोजे वतन नाम से था, सोजे वतन होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1907 से लेकर 1936 तक की उनकी जो जर्नी है, मैं 1936 का क्यों वर्णन कर रहा हूं, जब आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी आंदोलन की बात करेंगे, और प्रगतिवादी आंदोलन की लखनऊ में एक अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रेमचंद करते हैं। और प्रगतिवाद कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और आरोप भी लगता है प्रगतिवाद पे कि थोड़ा सा मार्क्सवाद से, ठीक है, थोड़ा सा प्रभावित था, कम्युनिज्म से थोड़ा प्रभावित था। और कहीं ना कहीं प्रेमचंद की कहानियां चूंकि सर्वहारा की, गरीब की, वंचितों की, शोषितों की बात करती है, तो कहीं ना कहीं इनको भी उसी लीग से जोड़ा जाता था। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी बात करने वाला व्यक्ति भी सत्य लिख सकता है और लिखता है, क्योंकि भारत जहां पे बहुत बड़ी आबादी अभी भी मजबूत होना चाहती है, सशक्त होना चाहती है, वो आबादी उन कहानियों में अपनी भावनाओं को देखती है और अपनी भावनाओं को उन कहानियों में पाती है, तभी उनसे नजदीक होती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है और इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू की कहानियां भी लगभग कितनी है? 100 के ऊपर है। तो टोटल 300 इधर और 100 इधर, लगभग 400 कहानियां, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों शामिल है। हिंदी की 300 के आसपास, उर्दू की 100 के आसपास। शिल्प की दृष्टि से अंतर पूर्व और बाद की कहानियों में स्पष्टता दिखाई देती है। प्रेमचंद को लिखने की प्रेरणा समाज से प्राप्त हुई, विशेषकर ग्रामीण समाज से। इस संबंध में प्रेमचंद की तुलना चार्ल्स डिकेंस से कर सकते हैं, और डिकेंस और प्रेमचंद दोनों ही जनता के आदमी थे। क्यों थे? आप चार्ल्स डिकेंस को जब खोजेंगे और जब प्रेमचंद को देखेंगे, तो चार्ल्स डिकेंस जिस समाज में लिख रहे थे और प्रेमचंद जिस समाज में लिख रहे थे, दोनों समाज के आईना बन गए थे, ऐसा कह सकते हैं। प्रेमचंद की मैं बात अगर करूं, चूंकि विषय प्रेमचंद ही है, तो जैसे इसमें लाइन लिखी हुई अंतरपूर्व और बाद की, शुरुआत में वे कहीं ना कहीं आदर्श की तरफ ज्यादा मुखातिब थे, उन्हें आदर्श की बातें ज्यादा कहने लगती थी। लेकिन जब वे दुनिया के दुख दर्द को देखते हैं और जो इग्नोरेंस होता है ना, उस इग्नोरेंस को जब पास से महसूस करते हैं, तब वे भोगे हुए यथार्थ और यथार्थ पे लिखते हैं। और यह बदलाव कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रेमचंद की कहानियों में जो द्वैध दिखता है वो क्या द्वैध है? वो यही द्वैध है जो यहां पे लिख रहा है, ठीक है। भाव के क्षेत्र में प्रेमचंद की आरंभिक कहानियां भावना प्रधान और आदर्शवादी, जैसा मैंने बताया, वे प्रत्येक स्थिति में किसी ऊंचे आदर्श पे जाके समाप्त होती हैं। नमक का दारोगा आपने देखी होगी, ठीक है। उनका प्रभाव भावुकतापूर्ण और उपदेशात्मक सा प्रतीत होता है। जिन कहानियों में प्रेमचंद जी ने किसी आदर्श का चित्रण नहीं किया, उदाहरण के लिए जैसे कफन की बात कर लें, पूत की रात कर लें, नशा आदि, उन कहानियों में भी मुख्य प्रभाव परिस्थिति के विरुद्ध विद्रोह करने का ही रहा है। प्रेमचंद की कहानी की सफलता उनका निराशामूलक न होना है। देखिए, जब कोई यथार्थ की बात करता है तो इसका कदापि अर्थ नहीं है कि वो निराशामूलक है। यथार्थ सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है, यथार्थ निराशामूलक और आशामूलक दोनों हो सकता है, लेकिन सिर्फ निराशामूलक मान लेना गलती है। ऊपर कुछ और पंक्ति लिखी हुई है, जैसे लिखा है कि आरंभिक कहानियां प्रधान और आदर्शवादी। आदर्श क्या? कि हमको कितनी ही दिक्कतें आई, हम अंत में जीत गए, हम कितने ही हमको लोगों ने विरोध किया, हम सबके लिए हमेशा सही रहे। देखिए, आदर्श को डिस्कस करना, आदर्श की बात करना एक बात है, लेकिन आदर्श पे ताउम्र कायम रहना अलग बात है। गांधी, मंडेला, ऐसे कुछ उदाहरण रहे, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, ऐसे कुछ उदाहरण रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे बहुत से उदाहरण रहे जिन्होंने ताउम्र आदर्श को जो अपनाया, कोशिश की कि उसको उस हद तक पालन किया जाए जिस हद तक उसे पालन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक आदर्शों की बात की, लेकिन हम सबको पता है कि हर व्यक्ति उस स्तर पे नहीं पहुंच सकता कि वो आदर्शों पे ही अपनी जिंदगी निर्भर कर दे। बहुत दुश्वारियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और प्रेमचंद की कहानियों में भी हमको वो वैरायटी देखने को मिलेगी। जब हम कफन की बात करते हैं, पूत की रात की बात करते हैं, या गोदान की बात करते हैं, जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो प्रेमचंद के पाखंड के घोर विरोधी थे, हम सबको पता है, क्योंकि पाखंड का सच्चाई और मनुष्यता से कोई मूल नहीं है। अब चाहे आप प्रेमचंद की बात करें, चाहे आप
कबीर की बात करें, चाहे आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, इन सभी कवियों में आपको पाखंड बहुत दूर दिखेगा, आडंबर बहुत दूर दिखेगा। ठीक है, यह उनका मुख्य चिंतन रहा, जिसके केंद्र में मनुष्यता है, जिसका आधार मनुष्य जीवन का यथार्थ है। जीवन गतिशील है और यथार्थ में गतिशीलता है, एवं यह गति पैदा होती है द्वंद्व से। किससे? अंतर विरोध से। ठीक है, प्रेमचंद ने इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन और उसके यथार्थ को पहचानने का प्रयास किया है। द्वंद्व क्या होता है? जिंदगी में हमें पढ़ाया गया कि इस पथ पे चलना है, यही पथ अच्छा होता है, पर जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं, जिंदगी की जरूरतें और भी हैं, जो हमें लिखाया जाता है वही फॉलो हो, जरूरी नहीं, फिर आप अपना रास्ता तलाशते हैं। कई बार कहा जाता है ना कि वो 25 से 30 की उम्र में हर व्यक्ति वामपंथी होता है, उसके बाद वो दक्षिणपंथी हो जाता है, या इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, जब आप युवा होते हैं और आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तब आप अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं। जब आप शादी कर लेते हैं और आप पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, या उसके पहले भी आप पे अगर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तब आप दुनिया को अलग दृष्टि से देखते हैं। और दोनों जगह पे ऐसा नहीं कि दोनों जगह गलत हैं, दोनों अपनी अपनी सच्चाई हैं, अपने अपने यथार्थ हैं। तो फिर मैं वही बता रहा हूं कि यथार्थ हमेशा निराशामूलक नहीं होता है। ठीक, यथार्थ का आग्रह जड़ता और यथास्थिति में बदलाव के पक्ष में होता है। ठीक है, जड़ता और यथास्थिति के बदलाव में बहुत से लोग मतलब आमूलचूल परिवर्तन, विद्रोह, क्रांति ला सकते थे, पर नहीं ला सके। वजह कई बार जिम्मेदारियां, कई बार अपने जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहना, कई बार जड़ता भी आप कह सकते हैं, और कई बार ये भी कह सकते हैं कि सब चाहते थे कि यथास्थिति चलती रहे, जो कि बहुत झमेला हो जाएगा, तो बहुत से लोगों ने क्रांति का पथ नहीं अपनाया। ठीक है, जिसे प्रेमचंद ने समझा है, आग्रह जड़ता और यथास्थिति में बदलाव के पक्ष में होता है, जिसे प्रेमचंद ने समझा है, कहानियों में उतारा भी है यथार्थ को। यह सत्य है कि गतिशील यथार्थ की सही समझ जब होती है, तो वह यथार्थ की अगली अवस्था कल्पना, थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, मैं समझाता जाऊंगा, कि भी कर सकता है। यह कल्पना यथार्थ का अंग बन जाती है। मैं प्रेमचंद की बहुत सी कहानियों को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, बड़े भाई साहब हो, कफन हो, पूस की रात हो, ईदगाह हो, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। ठीक, प्रेमचंद ने इसे पहचाना, स्वीकारा, इसलिए उनकी कहानियों में भारत के ग्राम, यहां के कृषक वर्ग, आम और करौंदे के पेड़, पशु पक्षी आदि मिल जाते हैं। क्योंकि जब आप प्रगतिवादी काव्य को देखेंगे ना, प्रगतिवादी काव्य में कई जगह एक चीज आपको दिखेगी कि ऐसा नहीं कि प्रेम आपको किसी होटल में या किसी पहाड़ पे या किसी नदी के किनारे ही दिखे। प्रेम आपको खेती करते भी दिखेगा, प्रेम आपको कुएं से पानी भरते भी दिखेगा। तो बहुत प्रेम की अभिव्यक्तियां हुई हैं, और उन्हीं अभिव्यक्तियों के कहीं बहुत करीब आपको प्रेमचंद भी दिखते हैं, जहां पे जब उनकी कहानियों में वो वर्णन मिलते हैं जो हमारे जिंदगी में होते हैं। करौंदे की बात हो, आम के पेड़ की बात हो, पशु पक्षियों की बात हो, आपने गोदान में उस गाय को देखा होगा, उन बैलों को देखा होगा, तो वे किसी मामले में होरी के परिवार से अलग नहीं थे। होरी के लिए वे भी उतने ही परिवार थे जितना होरी का बेटा गोबर। अपने बेटे का नाम उसने गोबर रखा था। कितना ज्यादा ये इस बात को बताता है कि समाज और सामाजिक जो लोक तत्व जिसे हम कहते हैं, जैसे आज मैं कक्षा में पद्मावत पढ़ा रहा था, पद्मावत पढ़ाते समय एक शब्द मुझे मतलब बहुत बार चर्चा में भी रहता है जब पद्मावत की बात होती है कि उसका लोक तत्व, जायसी का लोक तत्व कैसा है। प्रेमचंद की बात की जाए तो लोक तत्व बहुत बहुत और बहुत रिच है। जब पद्मावत हम लोग पढ़ते हैं तो पद्मावत में हम देखते हैं कि कैसे वो विवाह का प्रसंग है, तो कैसे पद्मावती की जो सखियां हैं वे जड़ के बारात देखती हैं, खुद पद्मावती देखती हैं, चाहे वो बारात पे गाना गाना, या नागमती जो अपने परिवार के शोक पूर्ण बातें या अपने जिंदगी के दुख को बताती हैं, वे बड़ी यथार्थ सी महसूस होती हैं। वैसा ही यथार्थ जब खड़ी बोली भाषा में हमारे देश के सामने आया तो देश के लोगों ने बड़े आगे बढ़ के एक्सेप्ट किया, और प्रेमचंद उसमें बहुत बड़ा नाम है। प्रेमचंद ने अपने यथार्थ चित्रण के बल से मनुष्यों की व्यक्तिगत रुचि, आदर्श, भावना तथा उनके स्वभाव की विशेष प्रवृत्तियों के, उनके बातचीत, रहन सहन, ढंग, चाल चलन और उनके विशेष लक्षणों के चित्रण द्वारा उनका सच्चा चित्र पाठकों के समक्ष उपस्थित कर दिया। पाठक इन सभी बातों को अपने आसपास घटित होता हुआ अनुभव करने लगता है। एक चीज और मैं बता दूं, आप उनकी एक कहानी देखेंगे जहां पे वो दावत वाली बात आती है, जहां पे वो जो वो पंडित घराने से वो बच्चे होते हैं जो जाते हैं कि हमें दावत मिले, तो वो नहीं कि एक मानव जो चरित्र होता है, जो ह्यूमन नेचर होता है, मानव प्रकृति है, वो क्या कहती है कि कहीं ना कहीं
हर व्यक्ति चाहता है यार कि शादी में कार्ड उनको दिया है, हमें क्यों नहीं दिया है। तो हर जो जजमान को खोजता कोई व्यक्ति है, वो चाहता है ना कि जजमानी का ये हमको मिल जाए, हम जाएं, कुछ अच्छा खाने को मिले, कुछ उसके बदले पैसा भी मिले। तो ये मानव स्वभाव उसके पहले उस स्तर पे लिखित रूप से नहीं पिरोया गया था जो प्रेमचंद अपनी घटनाओं में या अपनी कहानियों में पिरोते हैं। मनोविज्ञान पे आश्रित होने के कारण ही प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवाद को विशेष स्थान मिलता है। उनके दृष्टिकोण और जीवन के संबंध में विचार भले ही आदर्शवादी हों, प्रेमचंद अपने चरित्र चित्रण और कथा वस्तु में यथार्थवादी हैं, परंतु दृष्टिकोण में आदर्शवादी हैं। मतलब दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक या आदर्शता की तरफ चला, लेकिन जो कथा वस्तु है वो यथार्थ है। मतलब जिंदगी से हटके, मतलब रोमानियत पे नहीं चले जाते हैं, रोमांस के उस चैनल पे नहीं चले जाते हैं जहां पे आपको सिर्फ वे मूवीज दिखाई देती हैं जिनका आपके जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रहता। वो यथार्थ के धरातल पे उतर के उन कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिन कहानियों को वास्तविकता में आप अपने आसपास नजदीक पाते हैं, या जिन कहानियों में खुद को आप सफल रूप से पाते हैं। ठीक, ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से देखिए, पंच परमेश्वर कहानी आपके सामने उपस्थित है। एक काम जरूर कीजिएगा मेरे कहने पे, बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, पर मेरा जो मानना है कि इसमें से 2 कहानियां ऐसी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। आप आज जाके पंच परमेश्वर और बड़े भाई साहब, ये 2 कहानियां प्रेमचंद की जरूर पढ़िएगा, और फिर मुझे इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वो कहानियां कैसे लगी। पंच परमेश्वर की कहानी अगर देखें तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गाढ़ी मित्रता से इसका शुरुआत होता है। उनमें न खान पान का व्यवहार था, ठीक है, न धर्म का नाता, केवल विचार ही मिलते थे, काफी था। क्योंकि यह मित्रता का मूल मंत्र है कि विचार मिलने चाहिए। आप सबको पता है कि जिनके विचार मिलते हैं वे असल अर्थों में वो मित्र कहे जाते हैं, ठीक है। इसी पृष्ठभूमि में कथा का विकास होता है और यथार्थ का आरंभ होता है। यथार्थ का आरंभ होता है, ध्यान दीजिएगा। जुम्मन की बूढ़ी खाला अपना सारी मिल्कियत जुम्मन के नाम कर देती है ताकि उसे 2 चून की रोटी का आसरा मिल सके, पर परिणाम कुछ और ही होता है। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, ऐसी बातें होती हैं। आप कहानी पढ़िएगा जरूर, डायरी में नोट कर लीजिए। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उससे तो सारा गांव मोल ले लेते। वो बुढ़िया को जब होता है ना कि भाई बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति तो आपके नाम कर दी, पर पता चला उनके इलाज में तक खर्चा हो गया। यही कुछ बात है जुम्मन की जो चल रही है। ये जीवन का यथार्थ है। और जैसा कि प्रेमचंद अपने आरंभिक समय में आदर्श के पक्षधर भी रहे थे, अंततः साथ ही साथ वे पंचायत द्वारा निष्पक्ष न्याय करवाकर पंचायत के आदर्श को स्थापित करते हैं। अलगू प्रसंग के माध्यम से यह सिद्ध कर देते हैं कि न्याय निष्पक्ष होता है, वह धर्म, मित्रता आदि से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन फिर से वही बात कि यहां पे थोड़ा सा आदर्श दिखेगा। हम सबको पता है कि सामाजिक ताने बाने में बहुत जगहों पे पार्शियलिटी हो जाती है, निष्पक्षता नहीं रहती है, पक्षपात दिखता है। और कहीं ना कहीं चूंकि शुरुआती जो आदर्श थे, कहानी के जो बिंदु हैं वो यथार्थवादी हैं, लेकिन दृष्टिकोण आदर्शवादी है, जहां पे अंततः न्याय की बात होती है। हम सबको पता है कि क्या हर बार हमें न्याय देखने को मिलता है? क्या जो जस्टिस हर बार प्रिवेल करता है? आप उत्तर दीजिएगा इसका। चलिए मैं फिर से बता, अभी और डिस्कशन है, अभी वीडियो है और अब बहुत सारी कहानियों पर डिस्कशन करना है। मैं फिर से बताता हूं, प्रतिज्ञा जो प्लस बैच है हमारा, विकास लाइव कोड करके हमारे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। 13 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, जो वैसे बैच नंबर 5 है, पर प्रतिज्ञा का बैच नंबर 3 है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो पूरी फीस आपकी हो जाएगी वापस। साथ ही अगर आप इसको कॉम्बो के साथ में लेते हैं तो आपको हर हफ्ते जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं स्टूडेंट के रूप में, और हर हफ्ते आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं। हर हफ्ते पारितोषिक के रूप में आपको इनाम मिलेगा 11,000 रुपए। तो मौका गवाइए मत। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे कॉम्बो बैच को लेना प्रेफर करेंगे तो आप अभी आपको दिखा दूंगा वेबसाइट खोल के, आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कफन है प्रेमचंद की कहानी। आप इसको पढ़ेंगे तो मतलब कई स्तर पे आप भावुक होंगे कि वो 2 बाप बेटे रहते हैं, माँ की स्थिति क्या रहती है वो तो ठीक है, वो जो बहू रहती है वो बेचारी, उसकी स्थिति वो प्रेग्नेंट रहती है, उसके लिए कुछ अन्न जुटाते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर वो जब मर जाती है उसके लिए कफन के लिए पैसा लेने जाते हैं और उससे भी वो दारू पी जाते हैं। क्योंकि असली में वो क्या कहते हैं कि मतलब अल्टीमेट रियलिटी जो होती है, मैं अभी डिस्कस भी इस पे करूंगा, कि उनका कहना ये रहता है कि वो जो उसकी तो मृत्यु हो गई, जाते जाते अगर वो हमको खुशी दे गई, मतलब जो उन्होंने ड्रिंक किया, जो उसके साथ खाना चखना खाया, तो इससे अगर हम खुश हैं तो उसको भी इसी से खुशी मिलेगी, तो हम ये कर लेते हैं। वो कफन का पैसा था और ये कहानी। तो प्रेमचंद यथार्थ का आदर्शीकरण नहीं करते और न ही आदर्श को यथार्थ के रूप में चित्रित करते हैं। उनके अनुसार दोनों ही मनुष्य के शोषण के खतरनाक हथियार रहे। वे यथार्थ के भीतर विद्यमान आदर्श की मानवीयता की झलक अवश्य दिखाते हैं। आदर्श की यह झांकी अदृश्य
देवत्व को जागृत करने या उद्घाटित करने के रूप में आदर्श का अभाव एक भयानक त्रासदी के रूप में यथार्थ के विद्रूप रूप को प्रस्तुत करता है, जैसे कफन में। यथार्थ का विद्रूप स्वरूप क्या है जो हम लोग को देखने को मिलता है कि आदमी इस स्तर तक गिर गया है कि कर वो गलत रहा है, लेकिन वो उसको जस्टिफाई कर दे रहा है किस रूप में कि वो मर गई तो ठीक है, उसके कफन के पैसे से हम क्या कर लेंगे, दारू पी लेते हैं, लिकर पी लेते हैं, शायद हम खुश होंगे तो वो खुश होगी। ये विद्रूपता है और इसकी बात यहां पे प्रेमचंद करते हैं जब वे कफन कहानी की बात करते हैं। कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता, और दोनों बाप बेटे कफन बेचकर दारू पी रहे हैं और आलू खा रहे हैं। मतलब जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो अंतिम हक होता है किसी शव का, जो शव से पहले एक आदमी था, उसका जो अंतिम अधिकार होता है, उस अधिकार को भी वो बाप बेटे खा जाते हैं। और उसको खाते हुए उनके दिमाग में क्या चलता है कि बहू खुश होगी क्योंकि हम खुश हैं। लेकिन उस लाश रूपी व्यवस्था का क्या, जो वहां पे पड़ी हुई है और कफन भी उसको नसीब नहीं है। और यही सच्चाई है। और यहां पे लाके जो चोट करते हैं प्रेमचंद, वो जो चोट है ना, वो जो आपको कितने भी आप आदर्श मूलक दृष्टिकोण रखे रहिए, वो यथार्थ पे लाके पटक देती, आपकी जिंदगी के सामने सच्चाई नाचने लगती। ठीक है, तो वही है। आगे अगर हम बात करें तो यह हमारी उस शोषण व्यवस्था को भी प्रतिबिंबित करता है जो अपने चरम रूप में पहुंच गई है कि इतना शोषण हो चुका है कि निम्न वर्ग का इतना क्षुधातुर है कि वह कुछ न कुछ भी करने को तैयार है। संवेदना मर चुकी है। जीवन की इस विरूपता को सामने रखकर वस्तुतः लेखक सामंजस्य को पाने की चेष्टा करता है, जो हमारे युग की अनिवार्यता है। आज तो अमानवीयता व्याप्त है और उसका प्रतिकार होना चाहिए। घीसू माधव जो बाप बेटे रहते हैं की तरह वर्तमान में जीना कोई निदान नहीं है। बुधिया की त्रासदी वस्तुतः इस तथ्य को उजागर करती है। खैर, बुधिया की बात हम फिर भी कभी करेंगे। अगली कहानी जिसकी हम लोग को बात करनी चाहिए वो है प्रेमचंद पूस की रात। और इस कहानी को भी पढ़िएगा। आप लोग में से मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे। जो पढ़े होंगे वो मुझे बताइएगा कि कैसी कहानी लगी थी आपको पूस की रात। जिन्होंने नहीं पढ़ा जरूर पढ़िएगा। वहां पे आपको दिखेगा कि वो रात भर डेली जगता है उनसे बचाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए। और एक रात क्या होता है, अंत में जब जानवर सारा जा रहा है, एक रात खेत चर जाते हैं। हल्कू जो है वो प्रसन्न होता है कि चलो अब आगे रात में जागना नहीं पड़ेगा। वो पूस की रात में होता है, वो जाड़े की जो रात होती है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है मानवीय प्रवृत्ति को। हम सबको लगता है एक बार की कई सारी चीजें जब जिंदगी से चली जाती हैं, जब तक उनके मुंह में रहते हैं, जब एक बार चली जाती है तो लगता है अच्छा हुआ चला गया, हम इनके मुंह में पड़े हुए थे और परेशान रहते थे। ये सच्चाई है। ये वो यथार्थ है जो प्रेमचंद सामने लाके रख देते हैं और आपके दिल पे आ पड़ता है। प्रेमचंद ने तो लिख दिया, आप उसको जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वो दिल भारी करता जाता है। यार यही तो यथार्थ हमारे सामने से गुजरा है। तो इस तरह कहानी एक मनोवैज्ञानिक अनुभव के साथ में समाप्त होती है। और भी कहानियां हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। यहां पे लुकाच की एक बात महत्वपूर्ण है कि यथार्थ प्रतीति के माध्यम से नहीं अभिव्यक्त हो सकता, इसलिए साहित्य अमूर्त यथार्थ का नहीं, मूर्त घटनाओं और पात्रों का भी महत्व है। मूर्त जो आपके सामने उपस्थित है, सिर्फ अमूर्त चीजों को आपके सामने कहानी के रूप में मैं प्रस्तुत कर दूं तो एक हद तक मैं आपको शायद कन्विंस कर पाऊं। लेकिन जब मैं मूर्त चीजों को कहानी के माध्यम से सच्चाई के तहत आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, आप कहेंगे हाँ सही तो है, रिलेटेबल तो है। इसीलिए प्रेमचंद और इसीलिए आज के समय में ऐसे बहुत से लेखक जो बड़े फेमस हो रहे हैं, वजह जब रियलिटी आपके सामने आ जाती है। पंचायत वेब सीरीज आपने देखा होगा, आपके बगल की, आपके गांव की घटना है, आपको लगता है गुल्लक करके वेब सीरीज, आप उसको देखिएगा, आपके घर की, आपके बगल की घटना है जो बताती है कि रियलिटी जो है ना, अगर किसी ने सही से लिख दी, साध लिया अगर उसको, तो वो प्रॉपर डिटेल में असर करती है। चलिए, प्रेमचंद का अब ये बड़े भाई साहब की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी, इसको जरूर पढ़िएगा। एक बड़े भाई साहब रहते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, छोटे भाई के माध्यम से इस कहानी को बताया गया है। वे जब उसका छोटा भाई आता है तो डांटते, तुम शरारत करते हो, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। और लेकिन होता क्या है कि बड़े भाई साहब हर बार हर एग्जाम में फेल होते जाते हैं और जो छोटा भाई वो पास होता जाता है। और एक बार ये ऐसा आता है कि दोनों एक बार मतलब एक ऑलमोस्ट बराबर की कंडीशन में आ जाते हैं कक्षा के वाइज। और फिर वो पतंग लूटते लूटते, अच्छा पहले तो बड़े भाई साहब का बड़ा डर रहता था, बड़े भाई साहब बहुत डांटते भी थे, पर वो जो लास्ट का इंसिडेंट है जब वो पतंग लूटते लूटते बड़े भाई साहब के पास आती है, बड़े भाई साहब छोड़ देते हैं, वो मतलब लगता है कि यार कि वो बड़ा भाई साहब आप खुद होके फील करने लगते हो। लगता है कि यार कि कितना दुख, कितना दर्द
उस व्यक्ति के अंदर में रहेगा जो अपने छोटे भाई के सामने खुद को छोटा महसूस करने लगता है। ठीक, तो वही है कि बड़े भाई साहब कहानी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। दो भाइयों की इस कथा में दोनों एक दूसरे के स्वभाव से विपरीत हैं। बड़ा भाई कमजोर होता हुआ भी छोटे भाई पे शासन करने के लिए गंभीरता धारण करता है। इस प्रकार दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहता है। यह उनका अपना द्वंद्व होते हुए भी एक व्यापक सामाजिक संदर्भ बन जाता है। बड़े भाई जानते हैं कि उनका यह बड़प्पन अन्यथा स्थान है, गलत जगह पर, फिर भी बड़े भाई की स्वाभाविक गरिमा उनको बाध्य करती है। इस बड़े भाई की बार बार असफलता और छोटे भाई की सफलता, और इस तरह अपनी सफलता पर बड़े भाई के प्रति किंचित उपेक्षा भाव का द्वंद्व, इन सब का वर्णन प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर विलक्षण ढंग से किया है। बड़ा भाई देखता है कि छोटा भाई सफल हो रहा है, उसके भावनाओं को भी समझता है, लेकिन आप बड़ा भाई, आपको जिम्मेदारी निभानी है। ये कहीं ना कहीं बड़े भाइयों की जिम्मेदारी को भी बताता है, जो अक्सर हम जिंदगी में छोटा होकर नहीं महसूस कर पाते, लेकिन कभी किसी स्थिति में जब हम बड़ी कंडीशन में रहते हैं तो हमको पता चलता है कि बड़े भाइयों पे क्या दबाव होता होगा। ये कहानी उसकी ही बात करती है। ठीक है, प्रेमचंद नशा, फिर अगली कहानी प्रेमचंद की कुछ अन्यतम और श्रेष्ठ कहानी में से एक है। अपनी यथार्थवादी संवेदना के नाते वे परिस्थितियों से संघर्ष करने वाले चरित्रों को सबसे अधिक सहानुभूति देते थे। नशा का जो पात्र वीर है वो इस कहानी को भी पढ़िएगा, बहुत शानदार कहानी है। विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। अपनी स्थिति को भूलकर वह अपने मित्र ईश्वरी जैसा मान सम्मान और आदर पाना चाहता है। इसके चलते वह ईश्वरी के गांव पहुंचकर नौकरों से उद्दंडपूर्ण व्यवहार करता है। जो नौकर होते हैं, ठीक है, उनसे उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करता है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी जमींदार होने का दंभ भरता है। गांधी भक्त ठाकुर से डींग हाँकता है कि हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिला कर देंगे। अब देखो ये क्या बातें हैं, ये वही बात है जो आप किसी ऐसे व्यक्ति में सोच सकते हो। ऐसी ही बातें करते हैं जो दंभी होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्सित दिन दूर रहे, जीवन हो स्वच्छ सरल अपना। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कविता में पढ़ते थे, इसका जस्ट उल्टा दुनिया में देखते थे, और उसको लिख दिया किसने? प्रेमचंद ने। ठीक है, तो अब ईदगाह है। ईदगाह कहानी आप सबने पढ़ी होगी, हामिद की कहानी। उसके कुछ दोस्त तो खिलौने लेते हैं, कुछ मिठाई लेते हैं, वो बेचारा अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लेता है। उस चिमटे का क्या है? उस चिमटे से वो ये चाहता था कि वो जो रोटी जब बनाती है तो उसका हाथ ना जले। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। आदर्श से शून्य न था। उन्होंने कहा कि मगर यह समझना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। यथार्थ चित्र माने भावना और आदर्श से शून्य हूबहू अनुकरण। वे आगे कहते हैं कि कहानी यथार्थ जैसी होती है, यथार्थ नहीं। वह जीवन को पुष्ट करने वाला जीवन का भ्रम खड़ा करती है। ईदगाह कहानी में आशा जैसी बड़ी चीज के यथार्थ पे विशेष ध्यान दिया गया है। ईदगाह में जो बूढ़ी दादी अमीना के प्रति बालक हामिद की अपनी संवेदनशीलता उसकी स्वयं की सहजता द्वारा संयमित है, और इसलिए 3 पैसे होने पर भी हामिद अपने भाग्य को नहीं कोसता, साथियों को हीन समझता है। और कैसे दिखाता है कि ये तो एक चिमटा मारूंगा तुम्हारा टूट जाएगा, अब क्या करोगे। दोस्त भी देखो, ये कहने का तरीका होता है कि हामिद कन्विंस कर ले जाता है और दोस्त कन्विंस हो जाते हैं। ये खास बात है। वह केवल इतना कहता है कि खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तेरे चकनाचूर हो जाएंगे। ये हामिद का अपना क्या है? आत्मसंघर्ष है। वो अपनी संघर्ष को तर्क दे रहा है, और वो अपने संघर्ष को तर्क दे रहा है, और उस तर्क को कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहा है उस तर्क के माध्यम से कि ये जो संघर्ष है, ये जो संघर्ष है, ये जो तर्क माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। ठीक है, ये जो उसके संघर्ष के पीछे का तर्क है ना, ये तर्क उन सभी दुखों को जस्टिफाई कर देता है जो हामिद अपने मन में, अपने दिल में पाले है। और जब वो अपने दादी के लिए चिमटा ले जाता है और जो दादी भावुक होती हैं, वो जो कहानी है, वो जो दृश्य है, वो आपको भी भाव विभोर कर देगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये उसी संघर्ष को शब्द देते हैं और शायद हमें निशब्द कर देते हैं। ठीक, चौधरी साहब के काबू में 100 जिन्नात हैं। ठीक है, लिखा है ना कि यही कहानी का यथार्थ है। प्रेमचंद शोषण के भयावह यथार्थ को मुखर करने के लिए बालक मोहसिन के मुंह से कहलवाते हैं कि चौधरी साहब के काबू में 100 जिन्नात हैं। यह वाक्य हामिद को यथार्थ से परिचित करा देता है। अब उसकी समझ में आ गया है कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है। ईदगाह का हामिद मानव मुक्ति के संघर्ष में सहायक बनकर उभरता है, इसलिए ईदगाह का हामिद भी कोरा आदर्श नहीं, क्या है? यथार्थ है। ठीक, तमाम कहानी आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको मैं आपको होमवर्क के रूप में कह देता हूं, ये पीडीएफ में अपने ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, पर आप इसको होमवर्क के रूप में इसको ले जाइए और इसमें अपने यथार्थ और अपने आदर्श को डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा और अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या दिखता है उसमें। ठीक है,
चौधरी डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद उन थोड़े कलाकारों में से हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों पे समान अधिकार से लिख सकते हैं, या उनके व्यक्तित्व का यथार्थ है। साहित्य उन रचनाओं को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जब उसमें जीवन की सच्चाई या अनुभूतियां व्यक्त की गई हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि प्रेमचंद ने कहानियों को जीवन प्रवाह की ही झांकी दिखाई है। यथार्थवाद सोद्देश्य होना चाहिए और प्रेमचंद की कहानियां इस कसौटी पे खड़ी उतरती हैं, मतलब कि उनका उद्देश्य पूरा होता है जिस कहानी को लिखते हैं। प्रेमचंद की कहानियों का कला पक्ष भले ही आलोचकों की दृष्टि में गौड़ रहा हो, पर प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवन के यथार्थ को कला के आधार पर प्रतिष्ठित करना रहा है, जिसमें वे पूर्णतः सफल हुए हैं। यही प्रेमचंद की कहानियों की उपलब्धि अथवा सार्थकता है। ठीक, फिर से मैं बताता चलूं, हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ठीक है, प्रतिज्ञा प्लस बैच है, 13 सितंबर से हिंदी साहित्य के इस बैच में एडमिशन शुरू है। आपको विकास लाइव कोड याद कर लेना है और इसी कोड को प्रयोग करके आप हमारे कॉम्बो बैचेस को ले सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे बता दूं, मैं यहाँ पे स्कैन कोड भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ खोल के कि कैसे आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप studiiq.com डालेंगे, जब studiiq.com आ गया, studiiq सर्च करेंगे, studiiq, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। studiiq पे आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद आप किसी भी कोर्स पे जा सकते हैं। जैसे यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आप थोड़े नीचे जाएंगे तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के कोर्स को ले सकते हैं। ये हिंदी साहित्य का कोर्स है, यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस समय तो गुरु कृपा सेल भी चल रही है, आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको कॉम्बो के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्बो के रूप में लेने के लिए आप यहाँ पे आएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल भी है, ये हमारे पे ये जो हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस हैं और हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, इसके फीचर्स भी हैं। आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। 13 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है हिंदी साहित्य का, जो मलिक मोहम्मद जैसी से शुरू हो रहा है, तो लेट ना करें। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, स्कैन करके आप ऑफिशियल विकास नाम से इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और किन विषयों पे और किन मुद्दों पे आपको हिंदी साहित्य में वीडियोस चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा उन पे वीडियोस बनाने की। आपका दिन शुभ हो, आप बहुत अच्छा करें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन अपने लक्ष्य से भटके नहीं। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।